हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित या जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन, खासकर इसमें जो है हम लोगों ने बिहार स्पेशल प्रश्नों को संकलित किया है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सक्षमता पर आधारित प्रश्न है। पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष वह 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर 22 मार्च की बात करें तो इसी तिथि को जो है विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और इसी तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार जो है वो 1912 में जो है वो बंगाल से अलग हुआ। उसके पश्चात बिहार से हालांकि 1936 में उड़ीसा अलग हुआ है। फिर 2000 ईस्वी में बिहार से जो है वह झारखंड राज्य अलग हुआ है, लेकिन बिहार दिवस हम लोग हर वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। यानी बिहार में जब पूरे देश में 1930 ईस्वी में 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने जो है नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, तो उसके पश्चात नमक कानून जो है वो बिहार में कब शुरू हुआ, बिहार में नमक सत्याग्रह के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इस दूसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि बिहार में जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ है वह है 15 अप्रैल 1930, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार का जो विधानमंडल है वह द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ जैसे केंद्र में जो है द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था है, निचली सदन को लोकसभा और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, उसी प्रकार बिहार भी जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यहाँ निचले सदन को विधानसभा और ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। तो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है तथा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, वह 75 है। याद रखेंगे हम लोग। इसी एक प्रश्न से हमने चारों प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि बिहार से विधानसभा के लिए 243 सदस्य निर्वाचित होते हैं, लोकसभा के लिए 40, विधान परिषद के लिए 75 और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य बिहार से निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा, 1916, 17, 18 या फिर 21। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है, चौथा नंबर प्रश्न के लिए दोस्तों सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे इसमें, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अधिक लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड राज्य जो है वो बिहार से कब अलग हुआ। तो पृथक हुआ है वह सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है। तो इस प्रकार जो है बिहार अभी जो वर्तमान बचा है ये उसमें 2000 ईस्वी में झारखंड इससे अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ है। तो बिहार बंगाल से 1912 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो 1857 की क्रांति जो हुई तो हम सभी जानते हैं कि उसमें बिहार से जो है बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, तो रहने वाले थे आरा जिला के जगदीशपुर गांव के। इन्होंने जो है बिहार से जो है अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हैं। तो बिहार से जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता है वो कौन है, वीर कुंवर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो आरा जिला, और गांव कौन सा है, जगदीशपुर। याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न बनता है, इससे तो बीपीएससी तक में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है यह जो नष्ट हुआ है, इसकी स्थापना तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था और इसको जो है किसी राजा का महल समझ के बख्तियार खिलजी ने जो है इसे वैभव को नष्ट किया, यानी ऑप्शन नंबर ए।
8वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है वो बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने का श्रेय किनको जाता है। तो इस 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है वो हर्यक वंश के शासक, यानी मौर्य साम्राज्य में जो मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला वंश शासन किया है वो हर्यक वंश है, और उसके शासक जो है उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। यानी इस 9वां नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था उनका जो कार्य क्षेत्र है वह है ऑप्शन नंबर डी, रांची से जो है वो उन्होंने जो है नेतृत्व किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है। जी हाँ, ऑप्शन पर कि आप उत्तर बता सकते हैं कि स्वामी सहजानंद जी का जो संबंध है वो बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ है, या बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, या किसान या जाति। तो इनका जो संबंध रहा है वो बिहार के किसान आंदोलन के साथ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस 11वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वह है चाणक्य, या इनका अन्य नाम जो है वो कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य, जिनका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम इनका कौटिल्य और विष्णुगुप्त है, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण जो है इनका आधा नाम जेपी नारायण के नाम से जाना जाता है, तो इनका संबंध कौन सी पार्टी से रहा है। जी 13वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो जयप्रकाश नारायण हमेशा जो है सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी से रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। जी हाँ, बिहार केसरी किनको कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को, या कर्पूरी ठाकुर जी को, या फिर श्री कृष्ण सिंह को, या जयप्रकाश नारायण जी को। तो ये लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, और उसी प्रकार जो है बिहार केसरी जो कहा जाता है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है, यानी 14वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी के लिए लोकमान्य यूज होता है, उसी प्रकार जो है जो जयप्रकाश नारायण जी के लिए जो है वह लोकनायक यूज होता है। उसी तरह बिहार केसरी जो इस्तेमाल होता है वो श्री कृष्ण सिंह जी के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक जिस नदी को कहा जाता है वो कौन सी नदी है, वह नदी है कोसी नदी, जो कि सीमांचल में बहती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम यानी गुप्त शासन में इसकी स्थापना की गई थी, तो यह विश्व प्रसिद्ध किस लिए है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंतिम मौर्य सम्राट मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, और उसी वंश में जो है उसके बाद बिंदुसार बने, और उसी में जो है उसके बाद अशोक महान का शासन रहा है। ये सभी मौर्य वंश के शासक रहे हैं। तो इनके अंतिम सम्राट कौन है। 17वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि बृहदत्त जो है वह अंतिम मौर्य सम्राट रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है। तो जी चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक है और सम्राट अशोक के दादा हैं। उसी प्रकार जो है बिंदुसार जो है इनके पिता हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश में बिंदुसार का शासन आया और उसके बाद जो है सम्राट अशोक का शासन आया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि अशोक के पिता जो है वो बिंदुसार है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है कि अजात शत्रु किस वंश के शासक का नाम है। तो जी 19वां नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये सभी वंश शासन किए हैं। हर्यक वंश, नंद वंश,
उसके बाद जो है मौर्य वंश, तो उसमें जो है अजात शत्रु के जो वंश का जिस वंश के शासक है वो है हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। इसी वंश के शासक उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र में राजधानी को बसाया गया था, क्योंकि हर्यक वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी, मगध साम्राज्य के हर्यक वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो वह थी गिरिब्रिज यानी राजगीर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था, जो कि 1908 में जो है उन पर बम फेंका गया। इसका करेक्ट आंसर 20वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि कैनेडी की बेटी और पत्नी उसमें मारी गई थी, तो वो इसलिए जो है ये प्रफुल्ल चाकी खुद को ये कर लिए कि अंग्रेजों के हाथ हम कैद होकर के ये हो, और उसको खुदीराम बोस जी को जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। यानी इस 20वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कि 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा जो है वह किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम फेंके गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। जो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है 21वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है शहनाई वादन से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे हो जाएगा, शहनाई वादन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। दिनकर जी को किस उनकी रचना उर्वशी है, हुंकार है, कहीं धूप कहीं छांव है, फिर रेणुका है, इसमें धूप छांव, इसमें किस रचना की वजह से उन्हें जो है राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि रेणुका के वजह से जो है दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित मिला है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोनपुर का मेला, सोनपुर जो कि गंडक नदी के किनारे स्थित है, सोनपुर का मेला प्रत्येक वर्ष जो लगता है उसे किस नाम से जानते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराष्ट्र मेला या फिर वैशाली मेला। तो इसका 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से सोनपुर मेला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से संबंधित एक अलग वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि किस राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में इसका उत्तर जाना जाएगा कि बिहार का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो जट जटिन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, इसलिए आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो हम सभी जानते हैं कि चंपारण में जो है चंपारण के मजदूरों से 3 कट्ठिया प्रथा अपनाया था अंग्रेजों ने, यानी हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करवाते था, और जिसके वजह से जो है उसकी भूमि बंजर हो रही थी, उसकी भूमि पर फसल अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो राजकुमार शुक्ल महोदय जो है गए और महात्मा गांधी जी आए और चंपारण से इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, चंपारण से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता है वो महात्मा गांधी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि महात्मा गांधी जी भारत में पहली बार सत्याग्रह बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहली बार सत्याग्रह शुरू किया गया है वह कहाँ से, तो चंपारण से शुरू हुआ है। और किसके विरुद्ध हुआ है, 3 कट्ठिया प्रथा के विरुद्ध, क्योंकि अंग्रेज जो है क्या करते थे, अंग्रेजों के द्वारा जो है वह मजबूर किया गया था किस काम के लिए, अंग्रेजों के द्वारा मजबूर किया गया था उन्हें जो है 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर खेती करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। जी, इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सबसे सही उत्तर होगा कि 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं वह है ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया है। हालांकि 1922 से पहले ये बिहार में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वह कब हुआ है, तो वह हुआ है 1912 में, जो कि बांकीपुर पटना में हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। जी, 28वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी के 1931 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29 है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था।
तो चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन है वह किस आंदोलन का हिस्सा रहा है? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा 29वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि यह जो आंदोलन हुआ है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा रहा है। जो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसकी शुरुआत नमक सत्याग्रह से किया गया था, उसी वक्त जो है बेगूसराय के लोग उसी के साथ चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? जी, इसका सही उत्तर क्या होगा? अलीवर्दी खां है, मीर कासिम है, मीर जाफर है या फिर सिराजुद्दौला है। तो इसका सही उत्तर 30वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मीर जाफर के द्वारा जो है ये मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया गया था। मुर्शिद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गोलघर का निर्माण, जो पटना में गोलघर स्थित है, उसका निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है? तो गोलघर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में उसका निर्माण हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 31 का सी सही उत्तर हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है गोलघर का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पटना में के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 1857 के अगर बिहार से पूछा जाए तो वहाँ पर तो वीर कुंवर सिंह होगा, जो आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। लेकिन चूंकि अब बिहार में भी अलग अलग जगहों से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पटना से कौन थे, तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वह है पीर अली खान, ऑप्शन नंबर ए कि पटना से जो है ये प्रमुख नेता के रूप में जाने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 है कि बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं बिंबिसार, जिन्होंने 3 प्रमुख ये से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जिससे जो है यहाँ अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो है 3 प्रमुख ये से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। जिसमें जो नहीं किया है वह है ऑप्शन नंबर बी कि विदेश से नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि मगध की प्रारंभिक जो राजधानी है वह कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रिज या फिर वैशाली। तो मगध में जो पहला वंश का शासन रहा है वह हर्यक वंश रहा है और उसकी जो राजधानी रही है वह गिरिब्रिज या फिर राजगीर रही है। 34 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। 35 है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? यानी उदयन जो कि हर्यक वंश के शासक थे, उनके पश्चात जो है मगध पर कौन से राजवंश ने शासन किया है? तो उसके बाद जो है मगध पर हर्यक वंश के बाद जिस वंश का शासन आया है वह है शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना जो है शिशुनाग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहला वंश है हर्यक वंश, उसके बाद है शिशुनाग वंश, उसके बाद है नंद वंश, उसके बाद आता है मौर्य वंश। याद रखिएगा, चारों में अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से जो है इसका ये किया जाएगा कि सबसे पहले ये मगध में किसका रहा? हर्यक वंश का शासन रहा, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश का, फिर नंद वंश का, फिर मौर्य वंश का, और मौर्य वंश के शासक हुए हैं सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी मगध साम्राज्य का कौन सा राजा जो है वो सिकंदर के समय था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी के घनानंद जो है यह सिकंदर का समकालीन राजा हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है 36वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट है 27 है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जी, तो भारत का नेपोलियन जो है वो कौन से शासक कहलाते हैं? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? जी, विक्रमादित्य किनको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त हैं, कुमारगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं या फिर प्रथम है। तो इसका जो 38वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय महोदय को जो है वो विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो पहले तो हम लोग मगध साम्राज्य में शुरू जो हुआ है वो 4 वंश को जाने हैं। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद जिस वंश का शासन स्थापित हुआ है वह है शुंग वंश, जिसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा,
चौथा के बाद पांचवा किस वंश का शासन शुरू हुआ? शुंग वंश का, जिसकी स्थापना कौन की है? पुष्यमित्र शुंग ने किया। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है? तो अर्थशास्त्र किनका नाम है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह है कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक, जो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उन दरबार में रहे उसके बारे में जो लिखे, तो उनके द्वारा रचित पुस्तक के अनुसार जो सीता भूमि का अभिप्राय है इस 40वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर बी कि जनजाति के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो बिहार में जो त्रिवेणी नहर बनाया गया है सिंचाई के लिए, इसमें जो पानी मिलता है त्रिवेणी नहर को वह गंडक नदी से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41वां नंबर प्रश्न के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है कि बिहार में कौन सी दो नदियां जो है, ये जो दो नदी हैं इनमें से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है, यानी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये कौन सी दो नदियां हैं? इससे 42वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि नर्मदा और सोन नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, और दोनों का दिशा जो है प्रवाह होने का अलग अलग हो जाता है। नर्मदा नदी उत्तर की दिशा में प्रवाहित होते हुए आकर के पटना में गंगा में मिल जाती है, जबकि नर्मदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है कि पटना किस सिख गुरु का जन्म स्थान है? पटना में सिख गुरु के जो 10 सिख गुरु हुए हैं उनमें से कौन से सिख गुरु का जन्म स्थान जो है वह पटना में हुआ है? तो इस 43वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह पटना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो 4 प्रमुख बौद्ध सभाएं हुई है, उसमें से जो पहला बौद्ध सभा हुआ है वह कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर जो है होगा ऑप्शन नंबर सी कि पहला बौद्ध सभा राजगीर में हुआ है, दूसरा बौद्ध सभा जो है वह वैशाली में हुआ है, तीसरा बौद्ध सभा जो है वह पाटलिपुत्र में हुआ है, याद रखेंगे हम लोग चारों को, और चौथा जो बौद्ध सभा हुआ है वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। पहला कहाँ हुआ? राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो यह जो आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो बिहार का स्थान है पूरे भारत में वह प्रथम स्थान है। बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वह 12वां बड़ा राज्य है, और बिहार की बात किया जाए तो जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार भारत में प्रथम बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? जी, राज्य विधानमंडल का अंग इसमें से कौन सा नहीं है? तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, विधान परिषद और विधानसभाएं। विधान परिषद को ऊपरी सदन और विधानसभा को निचली सदन के नाम से जाना जाता है। अगर महाधिवक्ता की बात किया जाए तो वो राज्य विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं, राज्य के हिस्सा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 46वां का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय हुआ? तो अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ है वह जो है कश्मीर में हुआ है, जो कि कनिष्क के समय हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा जो है वह अशोक के समय हुआ है, पहला कालाशोक के समय हुआ है, दूसरा हर्षवर्धन के काल में हुआ है। इस प्रकार याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? जी, भागलपुर, पटना, गया या इनमें से कौन सा जिला जो है रोहतास, इसमें से कौन सा जिला सर्वाधिक गर्म जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के बिहार का जो सबसे अधिक गर्म जिला है वह है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्रियों के नाम हैं। तो बिहार में जो चीनी यात्री आए हैं फाहियान है, युआनचांग है, हितसिंह है, तो इन सभी चीनी यात्रियों का आगमन बिहार हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि महावीर स्वामी के पिता का संबंध किससे था? तो महावीर स्वामी के पिता जो थे वह उनका संबंध सारनाथ से है, विदेश से कपिलवस्तु से है, वज्जी संघ से है या फिर कपिलवस्तु से। तो इनका जो संबंध रहा है वह वज्जी संघ से रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
दोस्तों इस सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें कवर किया है, इसमें खासकर बिहार से विशेष संबंधित प्रश्न को संकलित किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।